Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, आज की हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट विच इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट ये नॉलेज औरों को भी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। एक ओवरव्यू हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अभी जो है इस चैप्टर में अभी एक डेफिनेशन के बेस में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या। राइट, द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा जो एम रहेगा इस चैप्टर को समझने में वो उस डेफिनेशन के बेस पे उसके मिनिमम फीचर समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, खाफ जो मीन्स एक तरह से आप ले लीजिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके। ठीक है, और जो मिनिमम बेयर फीचर्स हम समझेंगे उसके। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते रहेंगे हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट्स होती है डिफरेंट टाइप की, राइट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, तो उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर को खत्म करते रहेंगे समझ आता रहेगा हमको कि एक्चुअल में क्या है ऑब्जेक्टिव इसके पीछे का। Democracy is the most prevalent form of the government in the world today, and it is expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? और आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड में हर कंट्री अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी को इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट, इंट्रोड्यूस कर रही है अपनी कंट्री में। और ये क्यों इतना ज़्यादा वो है, पॉपुलर है, इसको भी हम देखेंगे आगे चैप्टर में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट। अभी हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है इस चैप्टर में। फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है, कुछ जो डिफरेंट वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में कुछ सिनेरियोज हुए उसके बेसिस में हम पहले समझेंगे कि कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है कौन सी नहीं है, और उसके बेस में हम उस डेफिनेशन को समझेंगे। अ सिंपल डेफिनेशन, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेशिया, उससे आया डेमोक्रेसी। In Greek, demos means people, okay, and kratia means rule. So democracy is rule by the people. तो demo means लोग, ठीक है, and kratia means उनका rule। तो together इनको मिला के क्या बनाए, rule of the people। But we should not stick to the literally meaning of the word, as the word remain the same but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origins of a word. अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस डेफिनेशन के लिटरली मीनिंग पे ना जाएं कि जो रूल है वो लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। बिकॉज जो वर्ड होता है, ठीक है, वो वर्ड तो हमेशा सेम ही रहते हैं बट इन द स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, धीरे धीरे उनका मीनिंग जो होता है चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि कंप्यूटर क्या होता है, तो आज के सिनेरियो में आप कंप्यूटर को एक मशीन कहेंगे जो काफ़ी सारी मल्टीटास्किंग कर सकती है। बट व्हेन इट वाज कॉइन्ड, द टर्म वाज कॉइन्ड, ठीक है, इनिशियली, तो जो कैलकुलेटर था या कंप्यूटर था वो क्या था, इट वाज जस्ट अ डिवाइस जिससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे। तो आज के टाइम पे हम उसी कंप्यूटर की टर्म को उस पुरानी टर्म से इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। तो टाइम के साथ साथ जो लिटरली मीनिंग है वो चेंज होता रहता है, राइट, उस वर्ड का मीनिंग चेंज होता रहता है, तो हमें लिटरली डेफिनेशन पे नहीं जाना। लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। ठीक है, अब हम डेमोक्रेसीज की जो गवर्नमेंट होती है उन पे उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देख के हम पता करेंगे कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। ये देखिए, जो सिंपल फैक्टर है जो कॉमन है हर डेमोक्रेसीज में, वो क्या है कि गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोग चुनते हैं, राइट। Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people.
अब इसमें क्या है, जो रूलर्स होंगे, जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे, राइट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। और ये डेफिनेशन जो है ये हमें एक तरह से सीधा सीधा समझा देती है कि सेपरेट कर देती है कि डेमोक्रेसी को उन सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो नॉन डेमोक्रेटिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in this decision. अब हमने म्यांमार की, आपको हिस्ट्री पता होगी, तो म्यांमार में क्या था, बीच में क्या हुआ था, वहां पे भी डिक्टेटरशिप थी, राइट। तो आर्मी रूल था वहां पे, राइट, आर्मी डिक्टेटर। तो वहां पे जो क्या था, लोगों ने नहीं चुना था रूलर को, लेकिन जो कंट्रोल में थे आर्मी के वो बाद में क्या बने, रूलर बने कंट्री के। और पीपल के पास उस टाइम पे फिर भी उनके पास कोई डिसीजन नहीं था अपना लेने का। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट, चिले में जो चिले का जो डिक्टेटर था पिनोशे जिसका नाम था, ठीक है, वहाँ का जनरल था जो मिलिट्री डिक्टेटर, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। इन्होंने भी क्या किया, कूप किया इन्होंने, मतलब जो एक्चुअल जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने हटा दिया, ठीक है, फोर्स से। दिस अलाउज दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। द किंग्स ऑफ Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. सेम चीज ये मोनार्की में भी अप्लाई होती है। जैसे जो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, राइट, उनका रूल है, वो इसलिए रूलर नहीं है वहां के, या रूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, बल्कि वो इसलिए वहां पे रूल कर रहे हैं क्योंकि दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली, वहां की रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए रूल कर रहे हैं। अदरवाइज वहां के लोग ने उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं चुना उन्हें, ठीक है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, इट रिमाइंड्स अस दैट democracy is people's rule, but if we use this definition in an unthinking manner we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. लेकिन इस डेफिनेशन को, ठीक है, ये एडुकेट भी नहीं है, इसको हम इतना सिंपल तरीके से भी नहीं ले सकते कि जस्ट हमने देखा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि डेमोक्रेसी जो रूल बाय पीपल है, ठीक है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कहलाती है, उसको हम इतना सिंपल तरीके से भी नहीं समझ सकते, ठीक है। अदरवाइज तो हर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है रूलर किसी न किसी तरीके से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूलर चुना ही गया है, राइट। तो इससे इससे तो फिर हर तरह की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी कहलाएंगी, बट ऐसा भी नहीं है। चलिए धीरे धीरे समझेंगे इसको। दैट वुड बी अ वेरी मिसलीडिंग। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज नॉट सो। अब आपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एक सिमिलर टाइम स्पेन में अलग अलग जगह पे रिवॉल्यूशंस हो रही थी, हर कंट्री खुद को डेमोक्रेसी कहलाना चाहती थी कि हम डेमोक्रेसी हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं था। दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन, ठीक है। इसलिए हमें बड़े ध्यान से समझना होगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी है और एक दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक है, कौन सी है, ठीक है, या कौन सी दिखा रही है डेमोक्रेसी होने का, या एक एक्चुअल में है कौन सी। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out of the features of a democratic government. अब जिस तरीके से हमारे कोई भी जो रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो उसमें एक एक वर्ड का अच्छे से डिस्क्राइब करके मीनिंग होता है, उसी तरीके से हम इस एक स्टेटमेंट को या इस एक डेफिनेशन को, उसके हर एक वर्ड को बड़े अच्छे से समझेंगे, डिफाइन करेंगे, और तब जाके एक डेमोक्रेसी का मीनिंग निकालेंगे एक्चुअल क्या है, ठीक है। चलिए नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या विशेषता होंगी, वो भी हम देखेंगे अभी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये हमने देखा अभी डेफिनेशन। चलिए अब इस डेफिनेशन में हमने देखा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, राइट, जहाँ पे रूलर्स हैं और इलेक्ट किए जा रहे हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो अब इसमें रूलर्स कौन होंगे इस डेफिनेशन में, राइट, एक तो हमें ये देखना है। फिर विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। अब कौन से ऑफिशियल्स इलेक्ट किए जाएंगे किसी गवर्नमेंट के लिए ताकि डेमोक्रेसी कहलाए। विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। अब कौन से डिसीजन होंगे जो
मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे वो कौन से डिसीजन ले सकते हैं डेमोक्रेसी में? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस तरह के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाएगा? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक? आप किसी भी इलेक्शन को अगर डेमोक्रेटिक कहना है कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लोकतांत्रिक है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? व्हाट आर द people who can elect sorry who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? अब वो लोग कौन होंगे जो इलेक्ट किए जाएंगे या इलेक्ट होंगे, जो इलेक्ट करेंगे या इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, एज रूलर्स? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? क्या जो इसमें सभी सिटीजन इक्वल बेसिस में इंक्लूड किए जाएंगे? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? क्या किसी डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन को ये राइट डिनाई कर सकते हैं? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? एट द एंड हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट किस टाइप की जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? इट इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब ये भी देखेंगे हम एट द एंड कि क्या जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, ये चेक करेंगे हम आगे समझेंगे। या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेशंस के साथ काम करेगी? क्या ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करना है राइट्स कुछ सिटीजन्स का? चलिए देखते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब कुछ लीडर्स ने जो इलेक्ट किए गए थे उनके द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए, उनको देखते हैं, उनके बेसिस पे समझेंगे हम कि क्या डेमोक्रेटिक है क्या अनडेमोक्रेटिक है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, इनको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, पाकिस्तान के जो पहले डिक्टेटर थे, उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कूप किया, मतलब अपनी पावर के बेसिस पे, ठीक है, आर्मी के बेस पे उन्होंने तख्ता पलट जिसे हिंदी में कहते हैं हम, ठीक है, गवर्नमेंट को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की इन अक्टूबर 1999। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने वहाँ की जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने हटा दिया, ठीक है, अपनी पावर के दम पे, ठीक है, और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, बाद में उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट चेंज कर दिया, प्रेसिडेंट बन गए वो फिर वहाँ के। इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम आपको पता ही होगा, वोटिंग होती है, ठीक है, पॉपुलेशन जो भी लोग होते हैं उनसे कराई जाती है यस और नो के बेसिस पे, राइट। तो उसमें क्या हुआ, उनको 5 ईयर की एक्सटेंशन ग्रांट हो गई। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट सेड द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। अब जो मीडिया वगैरह थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी और डेमोक्रेसी के लिए जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये सारी जो प्रैक्टिस है ये मैल प्रैक्टिस की गई है, ये गलत है, ये फ्रॉड किया गया है सब। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला जिसमें क्या था, उन्होंने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ये देख रहे हैं आप, ये डिक्टेटर की पावर, मतलब अपनी फोर्स के बेसिस पे, ठीक है, अपनी पावर के बेस पे, ठीक है, आर्मी के बेस पे उन्होंने ये सब करा है। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, कि उन्होंने जो लॉ लाए उसमें क्या है, उस लीगल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जो थे प्रेसिडेंट जो भी थे उस टाइम पे वही थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो डिसमिस कर सकते हैं नेशनल असेंबली को, साथ ही साथ प्रोविंशियल असेंबलीज को। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब जो सिविलियन कैबिनेट का जो काम होगा उसको सुपरवाइज कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, ठीक है, जिसमें सारे जो ऑफिसर्स होंगे वो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, उन्हें डोमिनेट करेंगे मिलिट्री ऑफिसर्स। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, और ये लॉ पास करने के बाद, पास करवाने के बाद वहां पे इलेक्शन करा गए। समझ रहे हैं आप कि पहले उन्होंने ये लॉ लाए जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को सारी पावर दे दी असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने की। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। अब पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, देखा आपने कैसे हुए, इलेक्शन तो करा दिए उन्होंने और रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने गए,
कुछ पावर्स के साथ, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ। तो आपने देखा एट द एंड जो पावर थी किसके पास रही, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, और जो उनके हेड थे उनके जनरल मुशर्रफ। क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। आप समझ रहे होंगे, आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्यों पाकिस्तान था जो अंडर जनरल मुशर्रफ के रूल के अंडर, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ठीक है, नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वो चुने तो गए पर फोर्स की वजह से, उन्होंने फोर्स किया, अपनी पावर यूज की, गलत तरीके अपनाए, मैल प्रैक्टिस किया, ठीक है, लोगों की नहीं सुनी। बट लेट अस फोकस ऑन नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इस अगर हम एक बार ध्यान ना दें इन पे, तो कैन वी से दैट रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, क्या हम कह सकते हैं कि लोगों ने इनको चुना है? नॉट क्वाइट, राइट, पूरी तरीके से नहीं। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। चुन तो सकते थे वो, पर एक्चुअल में अगर जो उन्होंने चुने वो रियल रूलर्स नहीं होते। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन तो वही ले पाते जो पावर में है, जिनके पास पावर है, ठीक है। वो किसके पास थी? मिलिट्री के पास, मिलिट्री के जनरल के पास, जो कौन थे? परवेज मुशर्रफ। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और कोई भी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। This happens in many dictatorships and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. ठीक है, ये काफी जगह हुआ है, काफी डिक्टेटरशिप्स में हुआ है, काफी मोनार्कीज में भी हुआ है ऐसा। क्या होता था कि दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है, फॉर्मल तरीके से तो पार्लियामेंट इलेक्ट कर देते थे, एंड गवर्नमेंट, बट जो रियल पावर थी वो किसके साथ, किसके पास रहती थी? जो इलेक्ट नहीं किए गए थे, राइट। आपने फ्रांस के केस में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैंने आपको फ्रेंच की हिस्ट्री, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें भी आपको समझाया अच्छे से कि वहाँ पे कैसे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होते हुए, फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, राइट, उसमें रिपब्लिक बना, फिर उस पर डिक्टेटरशिप हुई, मिलिट्री डिक्टेटर, एट द एंड धीरे धीरे करके वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में मैं वो लिंक भी दे दूंगा, हिस्ट्री का चैप्टर जो है। In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. This gives us the first feature. क्या है वो फर्स्ट फीचर? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. अब कुछ कंट्रीज में जो रियल पावर थी was with some external powers and not with locally elected representatives. ठीक है, वो किसके पास थी रियल पावर? एक्सटर्नल पावर्स के पास, ठीक है, ना कि चुने हुए लोगों के पास। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसको नहीं कह सकते हम पीपल का रूल, ठीक है, लोगों का रूल नहीं है ये। तो हमें इससे क्या मिलता है, क्या समझ आता है? पहला फीचर समझ आता है कि डेमोक्रेसी का, कि क्या है डेमोक्रेसी, कि जहाँ पे फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो हो वो किसके पास रहे? दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, जिनको लोगों ने चुना है उनके पास ही रहे वो पावर, ना कि किसी और के पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीचर समझ आया, चलिए आगे देखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब क्या है इसका मीनिंग? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। जो इलेक्टर्स हैं, जो इलेक्शन में वोट करेंगे, उनके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने का या वोट देने का राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन चाइना, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called जुआंगो रेनमिन दाइबियो दाहुई, ठीक है, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, ठीक है। तो ये उनकी जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, क्या नाम है उसका? क्वेंग्यो रेनमिन दाइबियो दाहुई, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये वहाँ की पार्लियामेंट है चाइना की। वहाँ हर 5 साल में इलेक्शन किए जाते हैं वहाँ का लीडर चुनने के लिए, राइट। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास पावर होती है कि अपॉइंट करे द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड, लगभग 3000 मेंबर होते हैं उनके ऑल ओवर चाइना से जो इलेक्ट किए जाते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। अब देखिए कुछ मेंबर जो आर्मी से भी इलेक्ट किए जा रहे हैं।
Before contesting elections, the candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. अब ये देखिए, कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है अगर वहां पे कैंडिडेट, तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ रही है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो वहाँ पे पार्टी है, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसके आपने जो करंट जो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है वो भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है किसी को भी अगर उसको इलेक्शन में खड़ा होना है, राइट। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest the elections held in 2002 and 3. अब सिर्फ उन्हीं लोगों को जो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, या तो उन 8 छोटी छोटी जो पार्टीज हैं वहाँ पे जो अलाइज है उनकी, इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो अलाइज हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता था कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन, ठीक है। और जो 2002 और 3 में हुए थे उनको, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो गवर्नमेंट बनती थी किसकी बनती थी? ऑलवेज कम्युनिस्ट पार्टी की। अब आप समझ सकते हैं क्यों बनती होगी, कैसे बनती होगी। इन मैक्सिको, मैक्सिको का भी एक केस है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको को जब इंडिपेंडेंस मिली, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू सेलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, सॉरी इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो जब इंडिपेंडेंस मिली मैक्सिको 1930 में, तो मैक्सिको ने इलेक्शन किए, हर 6 साल में करते हैं वो, ठीक है, अपना प्रेसिडेंट चुनने के लिए। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। वहां पे कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं हुआ, ठीक है, मैक्सिको में। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई। लेकिन वहां पे जो क्या था, जो हर इलेक्शन होता था वो जीता जाता था एक पार्टी के द्वारा। कौन थी वो? पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। जो अपोजिशन पार्टी होती थी, जो अपोजिट में खड़ी होती थी उनके, ठीक है, अगेंस्ट खड़ी होती थी पार्टी, वो कभी नहीं जीत पाई, ठीक है, दे नेवर मैनेज टू विन दैट इलेक्शन। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. जो भी PRI, क्या बोलते हैं इसको, PRI को जाना जाता था अपनी डर्टी ट्रिक्स के लिए, फ्रॉड्स के लिए, चीटिंग के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉयज होते थे गवर्नमेंट के ऑफिस में, ठीक है, उनको इस पार्टी की जो भी मीटिंग्स होती थी उनमें आना ही पड़ता था, अटेंड करनी ही पड़ती थी। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते थे, जब वो पेरेंट्स उनसे मीटिंग करते होंगे या मिलने आते होंगे, तो वो पीआरआई को वोट करने के लिए फोर्स करते थे पेरेंट्स को। तो सोचिए, ऑल दीज आर मैल प्रैक्टिसेस, वो सारे काम जो गलत हैं, गलत तरीके से किए जा रहे हैं। तो हम क्या इन इलेक्शंस को सही कहेंगे, डेमोक्रेटिक कहेंगे? आप समझ सकते हैं, यू आर मैच्योर इनफ, यू आर good enough to understand all these things. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. और मीडिया भी क्या करती थी? इग्नोर करती थी सारी एक्टिविटीज को जो अपोजिशन पार्टी करती थी, ठीक है, except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute. कभी कभार क्या कर दिया जाता था कि एट द एंड जो लास्ट मोमेंट होती थी, जब वोटिंग होनी है, उस टाइम पे एकदम से सडनली पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह। मे बी कि जो करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में वोट, दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनको वोट ना मिल जाए, इसलिए एट द लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिए जाते थे, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। साथ ही साथ काफी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी कैंपेन्स में यूज किया जाता था अपने कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। देखा आपने इन दोनों का सिनेरियो। अब देखिए क्या आपको समझ आया होगा इसमें कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड above as examples of people elected their rulers? Reading these examples we get a sense that we cannot. ठीक है, इतना तो हमें समझ आ चुका है, वी आर मैच्योर इनफ ये समझने के लिए, ठीक है, वी आर स्मार्ट इनफ समझने के लिए कि यहाँ पे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice. ठीक है, आपने चाइना में भी देखा, ठीक है, लोगों को यहाँ पे कोई सीरियस चॉइस नहीं मिल रही है। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. ठीक है, can we call this a choice?
अब उनको रूलिंग पार्टी को ही चुनना पड़ रहा है और जो कैंडिडेट उन्होंने अप्रूव किए हैं सिर्फ उनको ही। तो हम क्या इसको चॉइस कहेंगे? इस चॉइस को भी हम, मैं अगर आपको कहूँ कि आपको ये वाली चीज़ खानी है, राइट, और मैं भी कहूँ आपके पास चॉइस है, तो मैंने तो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ दी है ना, तो उसमें क्या चॉइस होगी फिर? तो वही वाली बात है, फोर्स है और साथ में आपने जो ऑल्टरनेटिव है उनको भी चूज करने का मेरे को ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये चॉइस नहीं होगी। In the Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. ठीक है, हमें दिख तो रहा था कि लोगों के पास मैक्सिको में चॉइस है, लेकिन एक्चुअल में वो चॉइस नहीं थी। ठीक है ना? There was no way the ruling party could be defeated, even if people were against it. ठीक है, वहां पे चाहे लोग उनके अगेंस्ट भी होते फिर भी कोई चांस नहीं था कि जो रूलिंग पार्टी है वो हराई जा सके। ठीक है। These are not fair elections. We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. So, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. तो हमें क्या समझ आता है कि देर आर नो फेयर इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन नहीं थे। तो हम इससे हमें एक सेकंड फीचर मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फर्स्ट फीचर था उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड फीचर, कि सिर्फ इलेक्शन करवाना ही सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, कि इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें हमें एक चॉइस का मौका मिले। ठीक है, चूज करने का मौका मिले, ना कि एक पार्टी है जो बड़ी पार्टी है वही आ रही है, उसी का फेस सामने है और हमें चॉइस करने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम किसी और को भी चुन सकें। ऐसा नहीं होगा। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर एवरी पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूल्स। और साथ ही साथ लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग रूलर्स को भी हटा सके, अदरवाइज वो तो डिक्टेटरशिप हो गई। ठीक है, वो तो फिर एक तरह से मोनार्की समझ लो, एक राजशाही हो गई। ठीक है, एक एक अपना रूल बना लिया है, अपनी पावर के बेस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता और ना ही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा डेमोक्रेसी होने का। तो सेकंड फीचर समझ आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बेसिस पे होनी चाहिए, जहाँ पे जो करंटली पावर में है उनके पास भी फेयर चांस हो लूज करने का, ना कि वही जीतते रहें। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा? ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसको चुनना चाहते हैं किसको नहीं। नाउ, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब चुनेंगे तो लोग, चॉइस तो करेंगे, लोगों की चॉइस है, पर अब किस तरीके से? हर एक पर्सन के पास एक वोट होगा जिसकी एक वैल्यू होगी। देखते हैं। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world. Yet there are many instances of right to vote यहाँ पे। ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। हमने देखा कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड डिमांड जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए डिमांड हो रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी की। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सेप्ट किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ में दिखते हैं चीज़ें जो हो रही हैं कंट्रीज में, जिससे हमें समझ आता है कि अभी भी इक्वल राइट टू वोट का डिनाइल हो रहा है। ठीक है, चलिए। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। ठीक है, ये हमें पता ही है। सऊदी अरेबिया में जो है वहाँ का रूलर होता है, वहाँ पे रूल करते हैं जो, तो उनका वहाँ का स्ट्रिक्ट रूल है। तो उन्होंने अभी तक 2015 तक जो है वुमेन को राइट टू वोट भी नहीं दिया था। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote, right? अब आपने देखा होगा कि रशिया का कुछ पार्ट जो है यूरोप में भी आता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एशिया में आता है। तो जो कुछ लोग हैं रशियन माइनॉरिटी जो है, ठीक है, जो यूरोपियन थे एक तरह से, जब यूएसएसआर डिवाइड हुआ तो कुछ रह गए, तो वहाँ पे माइनॉरिटी रह गई रशिया में, राइट। तो एस्टोनिया ने अपना जो सिटीजनशिप रूल्स है इस तरीके से बना रखे हैं, स्ट्रिक्ट बना रखे हैं, कि जो रशिया के लोग जो माइनॉरिटी में हैं, जो चाहते हैं कि हम मतलब जो क्या बोलते हैं यूरोप से ज्वाइन करना चाहते हैं इन कंट्रीज से, तो वो वो राइट्स उनको मिल ही नहीं सकते सिटीजनशिप की। ठीक है,
राइट टू वोट नहीं मिल सकता। एस्टोनिया ने इस तरीके से अपने रूल्स बना रखे हैं। इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फीजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फीजियन। ठीक है, अब फीजी में भी जो इलेक्टोरल सिस्टम इस तरीके से है कि जो वोट है इंडिजिनियस फीजी का, जो वहाँ का ऑलरेडी जो वहाँ का नेटिव है, इंडिजिनियस फीजी है, उसका ज़्यादा वैल्यू होगी एक इंडियन फीजियन के हिसाब से। राइट, इंडिया की जो जिससे लिंक है, जिसके उस फीजी फीजी के रहने वाला जो है इंडियन फीजियन से, उनके पास कम पावर है एज कम्पेयर टू जो इंडिजिनस फीजी है, वहाँ के जो नेटिव हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। राइट, हमने देखा है ना, हम पढ़ते आते हैं राइट्स के बारे में, अपना फंडामेंटल राइट्स। तो डेमोक्रेसी में जो है सबसे ज़रूरत है बड़ी एग्जाम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हो पॉलिटिकल इक्वालिटी की है, कि पॉलिटिकली भी सब इक्वल हों। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर जो है हमारा अब, कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये थर्ड फीचर है और बहुत फंडामेंटल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट सिटीजन के पास, ठीक है, माइनर के पास नहीं, जो अडल्ट है, जिनकी एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, कि जो एक एज डिसाइड करी गई है जिसमें कोई वोट कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अडल्ट जो होगा उसको वन वोट का, ठीक है, राइट है, और उसके हर वोट का जो होगा वैल्यू वो एक होगी। राइट, नाउ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ जो राइट्स है किसी के, उनकी इज्जत करी जानी चाहिए। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। ठीक है, अब ये जिम एक यहाँ अफ्रीकन कंट्री का वो है एग्जाम्पल जिससे हम समझेंगे कि जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। राइट, ब्लैक पीपल हैं, उनको वाइट माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी लोगों से, जो वाइट लोग थे उनसे उनको फ्रीडम मिली 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानो पीएफ। वहाँ की एक पॉपुलर जो पार्टी थी, ठीक है, वो कौन सी थी, जानो पीएफ। तो तब से, जब से उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, सिंस 1980 से, वहाँ पे कंट्री पे रूल कौन कर रहा है, जानो पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा। द लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानो पीएफ। तो जो इलेक्शन है हमेशा कौन जीता, जानो पीएफ, वो जो पार्टी थी वहाँ की, ठीक है, फेमस पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, आज़ादी के लिए जो लड़ती रही थी, जिसने स्ट्रगल किया काफ़ी। जो उनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने कंट्री को रूल किया जब से इंडिपेंडेंट हुए और हमेशा जीते। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। वो पॉपुलर तो थे लेकिन उन्होंने क्या किया, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज की। राइट, इलेक्शन में over the years his government changed the constitution several times to increase the powers of president and make him less accountable। और जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, समय निकलता रहा, सालों में, कई सालों में, उनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को काफी बार चेंज किया और काफी उसमें चेंजेस लाए। और क्या किया, पावर को बढ़ाया उन्होंने प्रेसिडेंट की, और मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल कम किया, जवाबदेही कि कुछ भी काम हो वो रिस्पॉन्सिबल ना हो किसी को बताने के लिए, ठीक है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। ठीक है, कुछ भी हो रहा है वो बताने के लिए कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि वो बताएं या ना बताएं। ठीक है, opposition party workers were harassed and their meeting disrupted, public protests and demonstrations against the government were declared illegal। जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर थे उनको हरास किया गया, क्योंकि उनकी पार्टी तो रूलिंग पार्टी थी, तो जो अपोजिट पार्टी थी उनको हरास किया जा रहा था, उनकी मीटिंगों को डिस्टर्ब कर दिया जाता था। जो पब्लिक प्रोटेस्ट थी, डेमोन्स्ट्रेशन थे गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको भी इलीगल घोषित कर देते थे। मतलब अपनी पावर का पूरी अच्छी तरीके से मिसयूज करते थे कहा जाए तो। राइट, देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और एक और लॉ था जहाँ पे क्या कर दिया गया, राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट को लिमिट कर दिया गया, कि कोई अगर क्रिटिसाइज करना चाहता है प्रेसिडेंट को तो उस पर भी लिमिटेशंस है। ठीक है, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। जो टेलीविजन है, मीडिया है, रेडियो है, उसको कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने, और सिर्फ वही चीज दिखाई जाएगी जो
रूलिंग पार्टी का वर्जन होगा, ना कि अपोजिशन का। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it and also ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. Okay, तो कुछ जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, जो अपना फ्री होके काम करते थे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे, मतलब जो हो रहा है वहाँ पे, राइट, गवर्नमेंट की चाहे गलत हो चाहे सही हो, सब लिखते थे इंडिपेंडेंट होके, लेकिन गवर्नमेंट उनको भी हरास करती थी, राइट। Those journalists who went against it and also ignored some court judgments, और गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ कोर्ट जजमेंट्स को भी इग्नोर करती थी जो उनके अगेंस्ट आती थी, और साथ ही साथ वो जजेस को भी प्रेशराइज करते थे, राइट। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अब जो मुगाबे थे, ठीक है, उनको फोर्सफुली अब निकाल दिया गया ऑफिस से 2017 में प्रेसिडेंट की पोस्ट से। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. अब ये जिम्बाब्वे की इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि जो रूलर है उसका पॉपुलर अप्रूवल तो ज़रूरी है, ठीक है, डेमोक्रेसी में, कि लोग उसको चाहें, उसको बुलाना चाहें, उसको इलेक्ट करना चाहें, बट ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, खाली ये सफिशिएंट नहीं है कि इसी से पॉपुलर होने से ही सब कुछ हो जाएगा, राइट। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं, आपने देखा ही यहाँ पे एग्जांपल कि वो पॉपुलर थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, उनकी पार्टी ने, उन्होंने, बट धीरे धीरे जब पावर है इनके पास उन्होंने उसका मिसयूज किया, ठीक है, गलत तरीके से उन्होंने मेल प्रैक्टिस किया। तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलर होना चाहिए अप्रूवल, लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ यही चीज़ सफिशिएंट नहीं है, और भी चीज़ें ज़रूरी होती है, और जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, और जो पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं अपने तानाशाही की तरह, ठीक है, अपने राज चलाने के लिए, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मुगाबे ने अपने हिसाब से सब करने की कोशिश की, लॉज चेंज कर दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, अपने खिलाफ किसी को, मतलब गलत, जो गलत कर रहे थे उसके लिए बोलने का भी उन्होंने लिमिट कर दिया, राइट। If we wish to access a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. किसी डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होना चाहिए कि हम इलेक्शंस को देखें कि इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, राइट, लेकिन ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम पहले देखें इलेक्शंस के, ठीक है, जब होने वाले हैं उससे पहले भी देखें, राइट, साथ ही साथ जब इलेक्शन हो जाए तो वो भी हम उस पर भी चेक रखें, ठीक है। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition. यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी में रूम होना चाहिए, मतलब हर तरीके का यहाँ पे वो होना चाहिए कि आप अगर कोई आप गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो लोगों के पास उसके लिए प्रेज करने का भी ऑप्शन हो, साथ ही साथ अगर कुछ गलत करे तो क्रिटिसिज्म करने का भी ऑप्शन हो, ना कि उसके गवर्नमेंट के पावर के फोर्स में आके कुछ भी हो, राइट। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्टेट है, वो रिस्पेक्ट करे बेसिक राइट्स सिटीजन के, ठीक है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, ठीक है, लोग सोचने के लिए उनको फ्री रखना होना चाहिए, उनके अपने ओपिनियंस होने चाहिए, वो एक्सप्रेस कर पाए खुद को पब्लिक में, टू फॉर्म एसोसिएशन फॉर्म कर पाए, प्रोटेस्ट कर पाए, और अदर पॉलिटिकल एक्शंस भी ले पाए, ठीक है। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, और हर कोई लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में सब बराबर होना चाहिए, ना कि जो पावर में है वो ऊपर है और जो सिटीजन है या पावर में नहीं है वो लोग नीचे हैं, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ये देखिए, लॉ लॉ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल लॉ है, ठीक है, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. और जो ये सारे राइट्स हैं वो कौन प्रोटेक्ट करे? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट, एक जुडिशरी हो, ठीक है, कानून व्यवस्था हो, जो फ्री फ्रॉम ऑल दीज पावर्स, जो भी ये गवर्नमेंट की, इलेक्शन की, पॉलिटिक्स की, इन सब पावर से दूर हटके जुडिशरी हो जो इंडिपेंडेंट हो, जो खुद करे और बिल्कुल जस्टिस करे, वेदर इट इज अ ruler president or whether it is a common person citizen of a country, right, everyone is equal in eyes of law. These are some conditions that apply to the way a government is run after the elections.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि हमने चुना तो है किसी को, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपली बिकॉज इट हैज वन एन इलेक्शन, इट हैज टू रेस्पेक्ट some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. तो जो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली चुन के आई है, जिसे हमने चुना है, लोगों ने चुना है, राइट, वो ये भी नहीं है कि वो जीत जाए, इलेक्शन जीते और उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ भी करे, राइट। उसको ध्यान रखना है कि वो हमने चुना है उसको, और हम चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। तो इसलिए उसको बेसिक रूल्स के हिसाब से चलना है और गारंटी करना है कुछ माइनॉरिटीज के राइट्स को, ठीक है, और बेसिक रूल्स को। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो, तो वो कंसल्टेशन करें, एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन चले, ना कि एक बार करा, डिस्कस किया और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन सुना दिया और रूल ले आए, ऐसा भी नहीं है। एवरी ऑफिस बेयरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो भी ऑफिस बेयरर है, कोई भी जो किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, किसी अथॉरिटी को होल्ड कर रहा है, ठीक है, किसी पोजीशन पे है, उसके पास क्या है, उसके पास राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ने दी है उसे। तो ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो ये सभी क्या है, अकाउंटेबल हैं, मतलब जवाबदेह हैं, कि जो आप पावर यूज कर रहे हैं उनकी आपके पास जवाब देने की भी वो है, राइट, ड्यूटी है आपकी, ठीक है, कि आप ये कैसे करा है, आपने क्यों किया है, सब अकाउंटेबल होगा। बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इन एस्पेक्ट से हमें क्या मिलता है, फोर्थ फीचर और फाइनल फीचर जो है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजनशिप सिटीजन्स राइट। तो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो रूल करेगी विद इन लिमिट्स, ठीक है, अपनी हद में रह के, अपनी लिमिट्स में रह के, पावर के अंदर, जो किसने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे वो, ना कि अपनी पावर में आके गवर्नमेंट बनी है, जीते हैं रूल, इलेक्शन जीते हैं, तो अपनी मर्जी से अपने खुद के कानून नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट नहीं है डेमोक्रेटिक, ठीक है ना। और साथ ही साथ सिटीजन के राइट भी, उनको भी ये फॉलो करेंगे, उनकी भी लिमिट्स में रह के काम करेंगे। तो हमें अब जो हमने अभी तक पढ़ा, इससे हमें एक समरी डेफिनेशन का क्या मिला। अभी तक हमने एक सिर्फ स्टार्टिंग में स्टेटमेंट देखा था एक डेफिनेशन का, ठीक है, कि जो डेमोक्रेसी होती है वो, डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल, ठीक है, तो वो है। लेकिन धीरे धीरे हमने समझा इस चैप्टर को, और आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, राइट, अच्छे से। तो हमने एक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, तो हमें एट द एंड खत्म होते होते इस क्लास के, इस वीडियो के, हमें समझ आया कि चार फीचर्स है डेमोक्रेसी के, जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताते हैं। सो वो क्या है, कि रूलर्स, सबसे फर्स्ट था, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस, ठीक है, लोगों के द्वारा चुने गए जो रूलर होंगे वो ही सारे बड़े डिसीजन लेंगे, ठीक है, ना कि जो चुन लिया गया है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि वो लोगों के लिए ले रहे हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। अब इलेक्शन चॉइस देते हैं हमें, राइट, हमने देखा था ना, चॉइस मिलनी चाहिए, ये नहीं कि ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं, ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, होना चाहिए कि हमारे पास चॉइस हो, और अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर, कि हम जो लोग हैं, करंट रूलर हैं, उसको अपनी मर्जी से चुन भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, राइट। वो उनके हाथ में पावर नहीं है कि वो अपने पावर को गलत यूज करके खुद को चुने, या पावर दोबारा अपने पास ले ले, कंट्रोल कर ले। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन अ इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस है और अपॉर्चुनिटी है, राइट, वो अवेलेबल हो हर लोगों को इक्वल बेसिस पे, ठीक है, ना कि एक ही जो रूलर है वो हर बार आ रहा है, अपनी पावर, या पार्टी है कोई, या रूलर है, ठीक है, या कोई ग्रुप है वो ही जीतता जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता, या कोई पर्सन है स्पेसिफिक, ऐसा भी नहीं। तो हमें समझना चाहिए सारी चीजें, डेमोक्रेसी को एक्चुअल समझना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेट्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अ बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स, ठीक है। तो जो चॉइस है गवर्नमेंट का, वो लिमिटेड है एक बेसिक रूल्स तक, ठीक है, और वो बेसिक रूल्स, गवर्नमेंट की जो पावर है वो कहाँ पे लिमिट करेगा, कौन लिमिट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ सिटीजन के राइट्स, ठीक है। कोई भी जो रूल आई है, गवर्नमेंट जो पावर में आई है, वो इन चीज़ों को ध्यान रखेगी कि उनकी जो पावर है वो लिमिटेड है, किसके अंडर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, ठीक है। एक और छोटा सा थोड़ा बहुत कंटेंट रह चुका है इसका चैप्टर का, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई थिंक ये काफ़ी बड़ी हो गई है, पर मेरे को ये फीचर्स एक साथ समझाने थे आपको। अदरवाइज मैं अगर ब्रेक करके 2 वीडियोस में करता तो फिर क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सारे फीचर्स इस एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए। थोड़ी बड़ी है, पर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा इससे। जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। वो एक तरह से इसका वो है, ओवरव्यू है बस थोड़ा सा, ठीक है, वो एंडिंग है, इसका कंक्लूजन निकल जाएगा। बाकी आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई और वो एक्चुअल में है क्या वो समझ आ जाएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, सो दैट ये नॉलेज, हेल्पफुल नॉलेज जो है वो आपके भी काम आए, साथ ही साथ जो और लोग भी हैं उनको भी बेनिफिट मिले इसका। आई होप यू लाइक्ड इट। डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और साथ ही साथ, अगर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आपको कि और सब्जेक्ट्स की जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह की वीडियोस है वो भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।